बोलो सर। सर दिन भर कॉलेज में थक जाते हैं तो शाम को कुछ बढ़िया। चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सारे जो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वॉइड एग्रीमेंट्स वाले क्वेश्चन है। इसमें सारे जो चैप्टर 4 जो रिलेटेड है ना, चारों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, सोहन इंड्यूस सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल। ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ भाई, करण फारिया। The vendor of a piece of land told a prospective purchaser that, in his opinion, the land can support 2000 heads of sheep, whereas in truth, the land could support only 1500 sheep. Does it amount to fraud? Does it amount to fraud or misrepresentation, whatever it is? Does it amount to fraud or misrepresentation? मुकुंद, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तू बता, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएगा। एक सेकेंड ना सर। हम्म। क्या हो गया? हाँ सर, इसमें फ्रॉड रहेगा। इसमें फ्रॉड रहेगा। मुकुंद बोल रहा है इसमें फ्रॉड रहेगा। एक तो वीडियो ऑन करो, मुकुंद, नीव, नेतन, मीत, वीडियो ऑन करो। नीव मुरार का इसका क्या आंसर होना चाहिए, बता। नीव मुरार का अनम्यूट करके बता। सही केस था ना सर, बिशप वर्सेस विलियमसन का कोई केस था उसके ऊपर। नहीं, केस वेस नहीं, तू मेरे को आंसर बता दे बस, क्यों, कैसे और क्यों। सर ये फ्रॉड का था सर, कि ओपिनियन नहीं था। ओपिनियन नहीं था, फ्रॉड था। क्या बोलना चाह रहा है, आंसर बता। एक वेंडर था पीस ऑफ लैंड का, उसने एक प्रोस्पेक्टिव परचेजर को बोला कि मेरी ओपिनियन में यहाँ पर 2000 शीप्स एक साथ ग्रेस कर सकती हैं, एक साथ खड़ी रह सकती हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि वो 1500 शीप्स ही सपोर्ट कर सकती थी लैंड। तो क्या ये फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ? सिंपल। सर ये बस एक ओपिनियन था सर, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो ये फ्रॉड में नहीं आ सकता। बिल्कुल सही आंसर कि सर ये जस्ट एक ओपिनियन है। ये ओपिनियन है। जब ये कोई अपनी ओपिनियन देता है, एक तो होता है किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर देना, और एक होता है फैक्ट जैसे नहीं रिप्रेजेंट करके जस्ट इन माय ओपिनियन ये होना चाहिए। दोनों में फर्क बताया मैंने आपको। और ये भी बोला है कि जहां पर वर्ड ओपिनियन काम में आ रही है वहां कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, कानों पे हेडफोन लगे रहेंगे तो कान कैसे खड़े होंगे? है मुकुंद, गलत आंसर देता है। ठीक है, पढ़ना चालू कर दे तो ठीक है। ओपिनियन, और मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं यार, मेरी ओपिनियन में वहां पर 1500 शीप्स आ सकते, 2000 शीप्स आ सकती हैं। और एक मैं कहता हूं मुकुंद, वहां पर 2000 शीप्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो एक तो फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया और एक ओपिनियन जैसे कर दिया। यदि मैं किसी चीज को ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो ना तो फ्रॉड में आएगा ना वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की नींव बेसिस क्या है? आप किसी चीज को एज अ फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यदि आप किसी चीज को एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस फैक्ट पे आपको खुद को भरोसा नहीं है लेकिन सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा फ्रॉड। ठीक है, उस फैक्ट पे आपको खुद को भरोसा है लेकिन सर आपको, आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, आपको खुद को भरोसा है लेकिन सर वो फैक्ट गलत है, तो वहां पर हो जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। बस इतनी सिंपल सी तो पूरी स्टोरी है। फैक्ट ओपिनियन, फैक्ट में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब समझ में याद रह जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। X bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that one Z was a director of the company. X had never heard of Z, and the untrue statement of Z being a director was immaterial from his point of view. Can X claim damages on grounds of fraud? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के कोई डिसीजन लेता है
ठीक है, चीजों को समझ के, और प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन होती है तो फिर वो उसको रेप्यूडिएट कर सकता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट को, अपने शेयर देके पैसा वापस ले सकता है। ये बात तो अपन, क्योंकि फ्रॉडुलेंट बात हो रही है, यस सर, लेकिन फ्रॉडुलेंट बात होने के लिए क्या जरूरी है कि सर, फ्रॉड होने के लिए क्या जरूरी है कि सर, पहली बात जो जरूरी है वो ये है कि आपने उस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया कि मुझे इस कंपनी के शेयर में पैसा डालना है। मान लो रतन टाटा हमारे कंपनी में डायरेक्टर हैं, ऐसा उसने अपने कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया। आधे जने है ना इस बात को पढ़ के डिसीजन ले लेंगे कि हमको इस कंपनी के शेयर्स आईपीओ में जो आ रहे हैं ना उसको सब्सक्राइब करना है। लेंगे या नहीं लेंगे? यस सर, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि रतन टाटा का नाम ही ऐसा है। तो और रतन टाटा यदि डायरेक्टर नहीं होते तो सर ये तो फिर फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट हो गया या नहीं हो गया? यस सर, हो गया। तो फिर क्या सर, जिसने भी ये रतन टाटा का नाम, रतन टाटा को जो पहचानता था, जानता था कि ये कितना बड़ा नाम है, इस बेसिस पे डिसीजन ले लिया, तो क्या अब उसके साथ में धोखा नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया, क्योंकि उसने इस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे रिलाय करके और फिर शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन लगा दी। बट मिस्टर एक्स है, प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट दिया हुआ है रतन टाटा हमारे डायरेक्टर हैं, जबकि वो थे नहीं। मिस्टर एक्स को तो पता ही नहीं था रतन टाटा है कौन। ठीक है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था रतन टाटा इसमें है या नहीं है। उन्होंने इसलिए नहीं खरीदा कि रतन टाटा है, उन्होंने तो जस्ट एप्लीकेशन लगा दी शेयर्स खरीदने की। तो क्या उन्होंने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे रिलाय करके और कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या एग्रीमेंट बनाया है? नहीं सर, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे रिलाय करके नहीं बनाया, उस रीजन से नहीं बनाया, कोई भी दूसरे रीजन से बनाया। तो क्या फ्रॉड हुआ है? नहीं सर, फ्रॉड नहीं हुआ है। तो क्या रेप्यूडिएट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं सर, क्योंकि फ्रॉड का जिस स्टेटमेंट फ्रॉड की तरफ बढ़ रहा था वो स्टेटमेंट में रिलाय करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं गया। ये बात तो मैंने आपको दूसरे तरीके से पहले भी समझाई है ना। यस सर, फ्रॉड के लिए क्या जरूरी बातें होती है कि सर, एक तो जो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट है उस पे रिलाय करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, नंबर वन। नंबर टू, और उसके कारण आपको कोई लॉस हो रहा है या डैमेजेस हो रहे हैं। देर इज नो फ्रॉड विदाउट लॉस। इफ डैमेजेस आर नॉट अकरिंग तो भी फ्रॉड फ्रॉड नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब आपको नुकसान हुआ है नहीं तो फिर फ्रॉड कैसा? ठीक है, पहली ये दूसरी बात ध्यान रखना, हो सकता है इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाए, फ्रॉड तो किया लेकिन उससे डैमेजेस नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? फिर कोई आप फ्रॉड के बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को ऐसा भी शेप दिया जा सकता है, ये कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला अपना शेयर इशू करने के लिए, उसमें लिख दिया रतन टाटा जी हमारे कंपनी में डायरेक्टर हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स थे, एक तो था मुकुंद और एक था नमित। ठीक है, मुकुंद बिल्कुल पढ़ पढ़ा के डिसीजन लेता था। ठीक है, तो उसने पढ़ा रतन टाटा जी हमारी कंपनी में डायरेक्टर हैं, उसको पता था रतन टाटा कौन है, उसने इसी बेसिस पे उस कंपनी में शेयर्स खरीदने की बात बोली। ठीक है, शेयर्स खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा फ्रेंड जो नमित था उसने ये देख के नहीं किया, उसने क्या किया, यार मुकुंद शेयर ले रहा है तो मैं भी लेता हूँ। कई बार होता है ना, जैसा पियर्स करते हैं आप भी कर लेते हो। हाँ सर, तो मुकुंद शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, उसने इसलिए कर लिया। तो इसके लिए फ्रॉड हुआ, इसके लिए नहीं हुआ। इसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है, इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे रिलाय करके नहीं बनाया था। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला पढ़ भाई, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं है, क्या है, बताइए, बताना है अपने को। A sells a painting to B saying that it is an original work of Picasso. Unknown to both the parties, the original painting was stolen and its copy was placed there. पिकासो कौन है? पिकासो जी हैं तो नहीं, अब थे, बहुत बड़े पेंटर थे, जैसे अपने इंडिया में एम एफ हुसैन थे ना, वैसे ही पिकासो, बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स थी यार इनकी। ठीक है, तो ए ने बी को एक पेंटिंग ये कह के बेची कि ये पिकासो के हाथों से बनाई हुई ओरिजिनल पेंटिंग है। ठीक है, कहाँ खड़ा था ये एक आर्ट गैलरी में खरीदे थे इन्होंने, पिकासो की एक पेंटिंग खरीदी हुई थी। ठीक है,
और बी वो पेंटिंग खरीदने आए, तो ए ने भी ये सोच के कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है और बी ने भी ये सोच के कि वो पेंटिंग सही है, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट बना लिया कि ओरिजिनल वर्क है। दोनों को पता ही नहीं था, अननोन टू बोथ द पार्टीज द ओरिजिनल पेंटिंग वाज स्टोलन। ओरिजिनल पेंटिंग जो है वो कभी की चोरी हो गई थी, उसकी जगह एक कॉपी रख दी गई थी। ठीक है, तो अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है यार, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है दोनों पार्टी से, क्या हो रहा है? Bilateral mistake. यूनिलैटरल मिस्टेक, बाइलैटरल मिस्टेक, सब दोनों पार्टीज से मिस्टेक हो रही है। बाइलैटरल मिस्टेक हो रही है, दोनों पार्टीज ने उसको बाइलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों पार्टीज ने ओरिजिनल नकली पेंटिंग को ओरिजिनल पेंटिंग समझ के खरीद लिया। बेचने वाले ने भी कोई धोखा करने की इंटेंशन से नहीं, चोरी हो गई थी वो एक अलग बात है, ठीक है। तो बेचने वाले ने भी ये कह के बेची ओरिजिनल है, उसको यही ध्यान था, और खरीदने वाले ने भी यही सोच के खरीदी, ठीक है। तो सर इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक, सो देर इज नो एक्चुअली नो कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड। अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये तो यूनिलैटरल होना चाहिए था, बायलैटरल नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये आता है। बट इसका आंसर यही है कि सर इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक, ठीक है। अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना तो ये डाउट क्लियर होगा। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट बोल। सर ये क्या बोलते हैं अपना आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर? इतना डिटेल में आने की, हालांकि जाने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड बी रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, क्योंकि हम ओरिजिनल और नकली के फेर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में तो वो चीज दोनों ये मान लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रही थी, पर वो मतलब खत्म हो गई, जैसे शिप ड्राउन हो गया, ठीक है, जिसपे कंटेनर्स आ रहे थे। तो हम एग्जिस्टेंस में थोड़ा सा उधर एग्जिस्ट सही में कर रही है नहीं, ये नहीं कहेंगे कि वह अपनी म्यूजियम में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, वो वाले उससे नहीं लेंगे। एग्जिस्टेंस मतलब वेदर रियली एग्जिस्टिंग और इट इज फिनिश्ड, उस तरीके से लेना। तो आइडेंटिटी के हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ भाई। P offers to sell a painting to K, which P knows is the copy of a well-known masterpiece. K, thinking that the painting is original, decides to buy it at a very high price. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी ने ऑफर किया एक पेंटिंग के को बेचने के लिए, ठीक है। पी जानता है कि ये एक बहुत जो अच्छी कोई पेंटिंग है उसकी कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। पी जानता है कि एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है, उसकी ये कॉपी है। के थिंकिंग दैट द पेंटिंग इज ओरिजिनल, के खुद सोच रहा है कि ये तो पेंटिंग ओरिजिनल है, डिसाइड्स टू बाय इट एट अ वेरी हाई प्राइस, वो उसको बहुत अच्छी कीमत पे ओरिजिनल समझ के उस कीमत पे खरीदने को तैयार हो गया। सर क्या होएगा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, बताओ, वियर्ड से वियर्ड थिंकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलो। हाँ दक्ष बोल भाई। सर आपने वो एक एग्जांपल दिया था ना, घी वाला, देसी घी वाला, हाँ, आई थिंक उससे रिलेटेड है इसमें। आप उससे रिलेट करो, बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज़ वो खरीद रहा है हम्म। उसके बारे में वो सारे क्वेश्चंस सेलर से पूछे हम्म। और फिर मतलब अपने हित में या फिर अपने हित के अगेंस्ट उसका डिसीजन ले। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सर डॉक्ट्रिन ऑफ सी से कुछ है, मेरे को एकदम दिमाग में आ ही नहीं रहा वो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। डॉक्ट्रिन ऑफ ये कंस्ट्रक्ट, साइलेंस एज टू फ्रॉड का हो ना, ये देखो ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो कर सकता है शानदार तो। क्वेश्चन है ये। कितने कंसेप्ट्स लग रहे हैं इसमें पता नहीं। पहला तो आ गया, देखो दक्ष अग्रवाल ने बताया। दक्ष अग्रवाल ने क्या बताया कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर से रिलेट करेगा। लिखते जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ caveat emptor, let the buyer himself be aware, ठीक है। तो सर जो खरीदने वाला था उसको अवेयर रहना था, ठीक है। दूसरा,
करण फारिया जी बोल रहे हैं कि सर ये तो साइलेंस एज टू फ्रॉड की बात हो रही है, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? तो सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करती है ना, चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर लगता है ना बायर को खुद को अवेयर या बिवेयर रहना है। ठीक है, तीसरा एंगल, कोई और कुछ बोलना चाहता है इस बारे में, इस क्वेश्चन को, कि सर के जानता है पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसने बायर को ये बोला, बायर को कुछ भी नहीं बोला उसने। ठीक है, बायर ये सोच के कि पेंटिंग ओरिजिनल वर्क है महंगे दामों पे खरीदने को तैयार हो जाता है, के चुप रहा। ठीक है, या तो ये देखो, इसको तुम ऐसे समझा सकते हो एग्जाम में कि यदि के ने कुछ रिप्रेजेंट किया होता बायर के सामने कि ये ओरिजिनल वर्क है, और फिर उसकी बात पे विश्वास करके इसने खरीद लिया होता, तो क्या ये फ्रॉड होता या नहीं होता? बोलो यस सर। यस सर, है ना, फ्रॉड होता ना, पहली सिचुएशन में फ्रॉड। पर यहां पर हुआ क्या है, के जानता है फर्जी है, लेकिन बायर, लेकिन के तो साइलेंट रह गया, के चुप रह गया, और बायर ने ये सोच के खरीद लिया ये तो ओरिजिनल वर्क है। तो साइलेंट रहना फ्रॉड होता है क्या? चुप रहना फ्रॉड होता है क्या? नहीं सर, चुप रहना कभी फ्रॉड नहीं होता है, के ने तो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो सर क्या ये फ्रॉड होगा? सर एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सेकंड वाली सिचुएशन है, पी ने जो पेंटिंग बेचने की बात की वो जानता था कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, लेकिन खरीदने वाले ने ये सोच के खरीद ली कि ओरिजिनल है। क्या के सेलर ने कुछ रिप्रेजेंट किया था क्या? ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं है ना। तो तुम दोनों फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में समझा लो। सर रिप्रेजेंटेशन किया होता, इस कारण बिकी होती तो फ्रॉड होता, पर इस क्वेश्चन में कहीं रिप्रेजेंटेशन तो किया नहीं गया है, चुप रह दिया गया है, तो ये साइलेंस एज टू फ्रॉड है। यस सर, साइलेंस एज टू फ्रॉड, साइलेंस साइलेंस है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा एंगल मैं एक और लगा सकता हूं इसमें। पूंजी बोल, तेरा क्या राय है इसमें? तो कुछ नहीं, मैं वो बोल रही थी कि जब आप रिप्रेजेंटिंग का बात कर रहे हो तो उसमें अजम्पशन लगा के कर सकते थे ना कि एक जन अगर रिप्रेजेंट किया रहता तो वो एक जन की मिस्टेक होती। क्या यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन किया गया है? नहीं सर, इसीलिए पर क्लैरिफिकेशन मोड में देना कि सर यदि रिप्रेजेंट किया होता तब तो फ्रॉड होता, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया नहीं गया है, चुप रहा गया है। ठीक वो है, अजम्पशन डाल के अगर एक ही जन का होता तो वो एक यूनिलैटरल मिस्टेक हो सकती थी। एग्जैक्टली तीसरा पॉइंट में यही आ रहा था। देखो थर्ड पॉइंट मैंने कहा था, मैं एक एंगल और बताता हूं आपको। यूनिलैटरल मिस्टेक हो रही है, एक ही पार्टी मिस्टेक कर रही है, एक ही पार्टी मिस्टेक कर रही है, खरीदने वाला ही मिस्टेक कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं ओरिजिनल चीज खरीद रहा हूं। दूसरी पार्टी के फंडे क्लियर है बेचने वाले के कि ओरिजिनल चीज नहीं है, बस उसने रिप्रेजेंट कुछ नहीं किया है। तो जो पार्टी गलत समझ गई है, क्या वो ये बोल सकती है? यूनिलैटरल मिस्टेक में सबसे बेसिक चीज क्या होती है? सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है और उसे परफॉर्म करना पड़ता है। यस और नो? यूनिलैटरल में तीन चीजें होती हैं। सबसे बेसिक चीज, एक अकेली पार्टी ने गलती करी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा, वो पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उसने अकेले ने गलती की है। दो और सिचुएशन होती है जहां पर यूनिलैटरल मिस्टेक में या तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है और या फिर वो वॉइड एग्रीमेंट बनता है। ये सब मैंने आपको मिस्टेक में बहुत डिटेल में चैप्टर समझाया हुआ है। ठीक है सर, यहां पर ये वाली सिचुएशन लग रही है। वॉइडेबल तो तब होता है जब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था, और वॉइड एग्रीमेंट यूनिलैटरल मिस्टेक में तब लगता है जब सर आइडेंटिटी ऑफ दी या कैरेक्टर ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, गिफ्ट डीड बना रहे हैं, सेल डीड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, या फिर आइडेंटिटी ऑफ दी पर्सन को लेके कोई जना यदि मिस्टेक कर जाता है तो शॉप किसी और को बेच दी गई, हमने अभी तक पुराने मालिक को ही समझ के ऑर्डर दे दिया, तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए। अदरवाइज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यदि किसी ने गलती इसलिए की है उसके साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ये तो हमने वहां भी पढ़ लिया। पर जब अकेला बंदा गलती कर रहा है, दूसरे बंदे ने कोई गलती की नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसे परफॉर्म किया जाता है, उसे हम वॉइड घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोर्ट क्या पूछेगा, क्यों भाई तुमने इसको ओरिजिनल जैसे रिप्रेजेंट किया था? नहीं सर, मैंने तो कोई ओरिजिनल जैसे रिप्रेजेंट नहीं किया। तो तुमने इतनी महंगी क्यों खरीदी?
कि सर मुझे लगा ये ओरिजिनल वर्क है, तो तुम खुद अकेले गलती कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हुआ ना। यस सर। तुमको कोई डाउट होता तो तुमको पूछना चाहिए था, यदि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं ये मानूंगा ये ओरिजिनल पेंटिंग है, अब फंस जाता। नाउ साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड इफ साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। अब चुप रह जाएगा तो इसका मतलब क्या होएगा कि हाँ ये ओरिजिनल है ना। यस। चीजें कैसे फ्लो कर रही है, 1 2 3 समझ में आया। 1 2 3 कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस दिशा में फ्लो होना है, बोलो रे। नेतन रिवेरियो, मुकुंद, मीत, नीव, नमित, सुहान, गोयल, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। सुहान गोयल जी कहाँ गायब है। सुहान जी, सुहान जी चले गए हैं अपना लेक्चर ऑन करके कहीं घूमने निकल गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कितने क्वेश्चन और है, अभी तो है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ भाई। X and Y were two organizations trading in wheat of popular brand in Uttar Pradesh. X realizes that the wheat business is high yielding. To expand his business, X offered Y a sum of rupees 10 lakhs on the condition that Y shall not sell popular brand wheat in Uttar Pradesh. X failed in making the promised payment to Y. Y filed a suit against X for non-fulfillment of the promise. Is the suit maintainable? क्वेश्चन समझ में आया सबको। यस। हाँ दक्ष क्या बोल रहे हैं। सर इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक, मोनोपोली है ये एक्चुअली। तो कीवर्ड्स एक्स क्या आने चाहिए सर। एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ये आना चाहिए। एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आना चाहिए, मोनोपोली। ये कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं भैया, दे आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि कोई मोनोपोली क्रिएट होगी तो पब्लिक को नुकसान होएगा ना, वो मन मर्जी दामों पे बेचेगा। तो सर ये कैसा है, सच एग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तीसरा कीवर्ड बता दिया, पहला कीवर्ड ये, दूसरा कीवर्ड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा कीवर्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, चौथा कीवर्ड सो दे आर वॉइड एग्रीमेंट। दिस वुड बी अ वॉइड एग्रीमेंट, जहां पर दो थे, एक ने कहा 10 लाख रुपए पकड़, बेचना मत, अकेला मोनोपोली हो जाएगी, मन मर्जी दामों पे नचाएगा। तो ये क्या मोनोपोली के लिए है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ में आया। यस सर। अब आगे क्या लिखना है कि सर, आगे ये लिखना है कि सर अब एक्स ने वाई को 10 लाख रुपया दिया ही नहीं ऐसा एग्रीमेंट बनाने के बाद में, तो वाई स्यू किया इसको कि इसने मेरा 10 लाख रुपया नहीं दिया। तो सर कोर्ट में बात पहुंची, कोर्ट में बोला वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होता है। तो ठन गोपाल वाई को 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल करेंगे। इसमें मेरे को दो तरीकों से ये क्वेश्चन समझाना है आपको, तो ये वाला क्वेश्चन से आगे हम कल करेंगे। और आपका काम है क्वेश्चन बैंक के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना। फिर कल क्वेश्चन बैंक करने के बाद में हम लोग अपना नया नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करेंगे। क्या करेंगे देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। यस सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, promise plus consideration makes agreement, and agreement is legally enforceable if those 5 things are present। ठीक है, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया कंसिडरेशन का, फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया ये। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है ये बातें तो हमने पूरी पढ़ ली कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के नियम कायदे क्या हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है बच्चों तो परफॉर्म भी तो करना पड़ता है। यस, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे 10 कंटेनर देना, तो सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब आपको 10 लाख रुपए देने भी तो पड़ेंगे और आपको 10 कंटेनर देने भी तो पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा भैया। यस सर। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के नियम, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बैंक के बाद में कल इस पे आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के नियम अब आपको आ गए, परफॉर्मेंस से रिलेटेड पार्ट अपन कल से चालू करते हैं। चलिए मिलते हैं कल 6 बजे। और सब जने बिना किसी लैग के 20 अक्टूबर को जो भेजी हुई फाइल है वो वापस मेरे को अभी के अभी ग्रुप पे भेज दो।